नोबिता एक ढलान पर खड़ा होकर जीवाश्म खोद रहा था, लेकिन खुदाई से निकली सारी मिट्टी नीचे जाकर दूसरे के घर में गिर रही थी। घर के मालिक अंकल इस बात से थोड़ा नाराज हो गए और उन्होंने नोबिता से कहा कि अगर खुदाई ही करनी है तो एक गड्ढा खोदकर उनका कूड़ा दबाने में मदद करे। कुछ ही देर में नोबिता पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसकी फावड़ी किसी कठोर चीज से टकराई और ठन की आवाज आई। मिट्टी हटाने पर उसे एक अंडाकार वस्तु दिखाई दी। पास रखे अंडों के छिलकों से तुलना करने के बाद नोबिता को पूरा यकीन हो गया कि यह किसी डायनासोर के अंडे का जीवाश्म है। अंकल की अनुमति मिलते ही वह उसे तुरंत घर ले आया। डोरेमोन ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह शायद जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहा है। हो सकता है यह सिर्फ एक पत्थर हो या फिर किसी प्राचीन पौधे का फल। लेकिन भले ही वह मुंह से कुछ भी कह रहा था, उसने नोबिता के लिए टाइम क्लॉथ छोड़ दिया। नोबिता तुरंत समझ गया कि डोरेमोन उसकी मदद करना चाहता है। उसने उस पत्थर जैसी वस्तु को टाइम क्लॉथ में लपेट दिया। अगर समय को लगभग 10 करोड़ साल पीछे ले जाया जाए तो उसकी असली शक्ल सामने आ सकती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लगने वाला था। इसी बीच जियान और सुनेओ वहाँ आ पहुँचे। नोबिता ने उनसे वादा किया था कि वह उन्हें डायनासोर का जीवाश्म दिखाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ था। दोनों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे झूठा कहने लगे। गुस्से में आकर नोबिता ने बड़ी शेखी बघार दी। उसने कहा कि वह उन्हें सिर्फ जीवाश्म ही नहीं बल्कि एक जिंदा डायनासोर दिखाएगा, और अगर उसकी बात झूठ निकली तो वह अपनी नाक से नूडल्स खाएगा। बात कहने के बाद उसे खुद एहसास हुआ कि उसने हद से ज्यादा बोल दिया है। अब उसके पास सिर्फ यही उम्मीद थी कि वह वस्तु सच में डायनासोर का अंडा निकले। उसी समय टाइम क्लॉथ का प्रभाव पूरा हो गया। सामने जो चीज दिखाई दी वह आकार और बनावट दोनों से किसी जानवर का अंडा ही लग रही थी। डोरेमोन ने याद दिलाया कि अंडे सिर्फ डायनासोर ही नहीं बहुत से जीव देते हैं, लेकिन नोबिता अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यह डायनासोर का अंडा है। उसने टीवी में देखे तरीकों की नकल करते हुए खुद को कंबल में लपेट लिया और अंडे को गर्म रखने लगा ताकि वह फूट सके। उसकी माँ तमाको उसकी हरकतों से परेशान हो गयी और आखिरकार पिता नोबिसुके को बुलाया। जब नोबिसुके ने कमरे में डायनासोरों से जुड़ी चीजें देखी तो उन्हें नोबिता का मकसद समझ आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि बचपन में वह भी डायनासोर के जीवाश्म खोजने का शौक रखते थे। उन्होंने नोबिता को समझाया कि खोजबीन करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ को चिंता में नहीं डालना चाहिए। उसी रात नोबिता को महसूस हुआ कि उसकी गोद में रखा अंडा हल्का सा हिला है। वह इतना उत्साहित हो गया कि सोते समय गलती से अंडे को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने डोरेमोन से खुद को कंबल से बांध देने को कहा। अगली सुबह अंडे के छिलके में दरारें पड़ने लगी। कुछ ही पलों में वह टूट गया और उसके अंदर से एक छोटा सा डायनासोर बाहर निकला। यह कोई साधारण डायनासोर नहीं था, बल्कि एक पुताबासोरस था। ऐसा डायनासोर जो प्राचीन समुद्रों में रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ रहा हो कि नोबिता ने ही उसकी देखभाल की है। वह लगातार गेंद जैसी आवाजें निकाल रहा था। इसी आवाज से प्रेरित होकर नोबिता ने उसका नाम रखा पीसुके। अब नोबिता आसानी से जियान और सुनेओ को गलत साबित कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि वे पीसुके को सिर्फ एक बड़ी छिपकली समझेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह तब तक किसी को नहीं दिखाएगा जब तक पीसुके थोड़ा बड़ा न हो जाए। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि डायनासोर क्या खाते हैं। नोबिता ने खाली मैदान में जाकर बहुत सारे केंचुए खोदे और पीसुके को खिलाने की कोशिश की, लेकिन पीसुके ने उन्हें छुआ तक नहीं। नोबिता चिंतित हो गया कि कहीं उसका छोटा दोस्त भूखा न रह जाए। फिर उसे याद आया कि पीसुके समुद्र में रहने वाला जीव है, इसलिए शायद वह मछलियाँ खाता होगा। उसने अपना पसंदीदा साशिमी उसके सामने रखा। इस बार पीसुके ने खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। यह देखकर नोबिता ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती बनने लगी। ये नजारा देखकर डोरेमोन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसके बाद हर दिन स्कूल से लौटे ही नोबिता सबसे पहले पीसुके के पास भाग कर जाता। दोनों गेंद से खेलते, शरारतें करते और खूब मस्ती करते। कभी कभी डोरेमोन भी उनके खेल में शामिल हो जाता, लेकिन हंसी खुशी के उन पलों के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। पीसुके इस युग का नहीं था। अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो या तो वैज्ञानिक उसे शोध के लिए ले जाएंगे या फिर उसे किसी प्रदर्शनी में कैद कर दिया जाएगा। अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए नोबिता ने एक कठिन फैसला लिया। एक दिन वह पीसुके को वापस 10 करोड़ साल पुराने उसके असली समय में छोड़ आएगा। हालांकि उससे पहले वह उसे जियान और सुनेओ को दिखाना चाहता था, लेकिन वह यह भूल रहा था कि जिस दोस्ती को उसने अपने हाथों से बनाया है उससे बिछड़ना इतना आसान नहीं होगा। समय बीतता गया और पीसुके नोबिता की देखभाल में तेजी से बड़ा होने लगा। इस बीच तमाको ने एक अजीब बात नोटिस की। घर के फ्रिज से खाना लगातार गायब हो रहा था। उन्हें शक होने लगा कि कहीं नोबिता कोई जानवर तो नहीं पाल रहा। जब उन्होंने नोबिता से पूछा तो उसने तुरंत कसम खाकर कहा कि वह न तो कोई कुत्ता पाल रहा है और न ही कोई बिल्ली। हालांकि उसने सच नहीं बताया, लेकिन अपने दोस्त की पूरी जिम्मेदारी निभाता रहा। कुछ ही महीनों में पीसुके इतना बड़ा हो गया कि उसे घर में छिपाकर रखना नामुमकिन हो गया। मजबूर होकर नोबिता और डोरेमोन ने उसे पार्क के बड़े तालाब में रहने की व्यवस्था कर दी। हर दिन नोबिता समय पर वहाँ पहुँचता, उसे खाना खिलाता और उसके साथ खेलता, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सारी गतिविधियाँ किसी की नजर में रिकॉर्ड हो रही हैं। उधर जियान और सुनेओ लगातार उसे उसकी शेखी याद दिलाते रहते थे। नोबिता को अब लगने लगा था कि पीसुके इतना बड़ा हो चुका है कि उसे सबके सामने दिखाया जा सकता है। उसने तय किया कि अगले दिन वह दोनों को पीसुके से मिलवाएगा। लेकिन उसी
रात नोबिता तेज बुखार से बीमार पड़ गया। बारिश में भीगा हुआ डोरेमोन घबराकर उसके कमरे में पहुंचा और बताया कि पीसुके खाना नहीं खा रहा है। शायद वह नोबिता से मिले बिना उदास हो गया था। डोरेमोन तुरंत उसकी देखभाल करने जाना चाहता था, लेकिन नोबिता की हालत इतनी खराब थी कि वह खुद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक आसपास जमीन कांपने लगी। कुछ ही क्षण बाद सबको कारण समझ आ गया। पीसुके खुद शहर की सड़कों पर चलता हुआ नोबिता के घर पहुंच गया था। उसे इंसानों के नियमों और समाज की समझ नहीं थी। वह तो बस अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने आया था। नोबिता ने उसे देखकर खुशी तो महसूस की, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आ गया कि अब पीसुके को छिपाना संभव नहीं रहा। उसने डोरेमोन से कहा कि किसी तरह पीसुके को वापस ले जाए। जब पीसुके वापस जा रहा था तो उसकी दूर होती हुई परछाई को देखकर नोबिता के दिल में दर्द उठने लगा। उसे महसूस हो गया कि अब बिछड़ने का समय करीब आ चुका है। अगले कुछ दिनों में पार्क के तालाब में दिखाई देने वाले उस रहस्यमयी जीव की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग बड़ी संख्या में वहां जमा होने लगे। जल्द ही मीडिया भी पहुंच गई और खबर आने लगी कि रात में गोताखोर भेजकर उस जीव की जांच की जाएगी। अब नोबिता के पास समय बहुत कम था। उसे तुरंत पीसुके को वहां से निकालना था, लेकिन उसी समय एक अजीब घटना घटी। नोबिता के हाथ में अचानक एक रहस्यमयी गोल उपकरण आ गया और उसके कमरे में एक अजनबी व्यक्ति प्रकट हुआ। वह आदमी साफ तौर पर भविष्य से आया हुआ लग रहा था। उसने नोबिता से कहा कि उसे पता है कि वह एक डायनासोर पाल रहा है। उसने यह भी बताया कि उसने कभी ऐसा डायनासोर नहीं देखा जो इंसानों से इतना घुल मिल गया हो। फिर उसने सीधा प्रस्ताव रखा। वह पीसुके को खरीदना चाहता था। उसने कहा कि नोबिता जितनी कीमत मांगेगा वह देने को तैयार है, लेकिन नोबिता ने बिना एक पल गंवाए साफ इनकार कर दिया। उसके लिए पीसुके कोई वस्तु नहीं था, बल्कि उसका सबसे प्यारा दोस्त था। अजनबी आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वह चाहे तो जबरदस्ती भी पीसुके को ले सकता है। अभी वह सिर्फ शिष्टाचार निभा रहा है। तभी अचानक आसपास नियमित बीप जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। आदमी का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा कि वह हार नहीं मानेगा और फिर गायब हो गया। अब नोबिता के पास पीसुके को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात होते ही डोरेमोन और नोबिता पार्क पहुंचे। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए डोरेमोन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तालाब में समुद्री राक्षस दिखाई दिया है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग घबराकर उसी दिशा में भाग पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर नोबिता ने पीसुके को बुलाया और डोरेमोन ने स्मॉल लाइट से उसे छोटा कर दिया। अब जियान और सुनेओ को दिखाने का समय निकल चुका था। सबसे जरूरी काम था पीसुके को सुरक्षित उसके असली समय में पहुंचाना। दोनों तुरंत टाइम मशीन में सवार हुए और 10 करोड़ साल पुराने अतीत की ओर निकल पड़े। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। वही रहस्यमयी आदमी उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। उसने अपनी अत्याधुनिक टाइम मशीन की रफ्तार बढ़ाई और सीधे उनकी ओर हमला कर दिया। उसकी मशीन से एक विशाल यांत्रिक भुजा निकली जो सीधे पीसुके को पकड़ने के लिए बढ़ रही थी। डोरेमोन ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से कई बार हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन की टाइम मशीन कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। कुछ ही पलों में उनकी मशीन को जकड़ लिया गया। टाइम मशीन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। ऐसा लग रहा था कि अगले ही क्षण पीसुके उनसे छीन लिया जाएगा। तभी फिर वही नियमित चेतावनी वाली आवाजें गूंजने लगी। यह क्षेत्र टाइम पेट्रोल की निगरानी में था। खतरा भांपते ही वह रहस्यमयी आदमी तुरंत पीछे हट गया और वहाँ से भाग निकला। डोरेमोन और नोबिता ने राहत की सांस ली। वे आखिरकार प्राचीन समुद्र के किनारे पहुँच गए। नोबिता ने प्यार से पीसुके के सिर पर हाथ फेरा। वह जानता था कि अब उसे अपने दोस्त से विदा लेना ही होगा। कंपती हुई आवाज में उसने पीसुके से कुछ अंतिम बातें कही और फिर मुड़कर चल पड़ा। लेकिन हर कदम के साथ उसके पैर भारी होते जा रहे थे। तभी उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। पीसुके भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। नोबिता का दिल टूटने लगा। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की और डांटने का नाटक किया ताकि पीसुके वापस लौट जाए। लेकिन वह जानता था कि अगर वह एक पल और रुका तो शायद कभी जा ही नहीं पाएगा। आंखें बंद करके वह तेजी से टाइम मशीन की ओर भागा और जैसे ही वह उसमें बैठा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पीसुके से बिछड़ने का दर्द नोबिता के लिए सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। जियान और सुनेओ अभी भी उसे झूठा समझ रहे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि शिजुका भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। आखिरकार नोबिता ने डोरेमोन से मदद मांगी। डोरेमोन ने टाइम टेलीविजन की मदद से उस स्थान को दिखाने का फैसला किया जहां पीसुके को छोड़ा गया था। नोबिता खुद को संभालने की कोशिश करते हुए स्क्रीन से मुंह फेर कर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसे सुनाई दिया कि पीसुके किसी मुसीबत में पड़ गया है, वह तुरंत स्क्रीन के सामने आ गया। सबने देखा कि कुछ डायनासोर पीसुके को परेशान कर रहे थे। सुनेओ ने आसपास के वातावरण को देखकर पहचान लिया कि वहाँ उत्तर अमेरिका के डायनासोर मौजूद हैं। डोरेमोन ने अनुमान लगाया कि टाइम मशीन के क्षतिग्रस्त होने की वजह से पीसुके को गलत स्थान पर छोड़ दिया गया था। ये सुनते ही नोबिता एक सेकंड भी शांत नहीं बैठ सका। उसने डोरेमोन से तुरंत पीसुके को वापस लाने की जिद की। हालांकि टाइम मशीन अभी भी खराब थी
और उसमें इतने लोगों का सफर करना सुरक्षित नहीं था। फिर भी नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनेओ और शिजुका सभी पीसुके की मदद के लिए निकल पड़े। टाइम मशीन की खराबी के कारण वे लोग क्रेटेशियस युग की रेतीली जमीन पर बुरी तरह गिरते हुए पहुँचे। धीरे धीरे आसपास की धुंध छंटने लगी। नोबिता ने जमीन पर बने उन पैरों के निशानों को पहचान लिया जो पीसुके के थे। वह समुद्र की दिशा में दौड़ते हुए जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। कुछ क्षणों बाद समुद्र की सतह पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह पीसुके था। अपने दोस्त को देखते ही नोबिता खुशी से समुद्र की ओर भागा। पीसुके ने प्यार से उसके कपड़े पकड़ लिए और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। दोनों दोस्तों का यह भावुक मिलन देखकर जियान, सुनेओ और शिजुका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ईमानदारी से नोबिता से माफी मांगी। अब सभी को पीसुके को सुरक्षित वापस उसके घर पहुंचाने के लिए निकलना चाहिए था, लेकिन डोरेमोन कुछ असामान्य रूप से घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने बहाना बनाया कि इतने दुर्लभ युग में आए हैं तो थोड़ा समय घूमने फिरने में बिताना चाहिए। दरअसल वह अभी तक अपनी एक बड़ी समस्या सभी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने ड्रेसअप कैमरा निकालकर सबके लिए समुद्र में घूमने लायक कपड़े तैयार कर दिए, साथ ही कृत्रिम गलफड़े और विशेष समुद्री क्रीम भी दी ताकि वे लंबे समय तक समुद्र में रह सके। बच्चे उत्साह से समुद्र में खेलते रहे और करोड़ों साल पुराने संसार का आनंद लेते रहे। इधर डोरेमोन अकेले बैठकर खराब टाइम मशीन की मरम्मत करने में जुट गया। काफी जांच पड़ताल के बाद उसे एक बुरी खबर मिली। टाइम मशीन इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसे ठीक करना उसके बस की बात नहीं थी। इसके लिए किसी विशेषज्ञ इंजीनियर की जरूरत थी, लेकिन उसने यह बात अभी किसी को नहीं बताई। वह सामान्य व्यवहार करता रहा और शाम के लिए खाना भी तैयार कर दिया। जब सभी लोग खाने के लिए बैठे तो जियान ने शिकायत की कि सिर्फ पौधों से बने पेय पदार्थों से मजा नहीं आ रहा। डोरेमोन लगभग सच बताने ही वाला था कि अचानक शिजुका ने कुछ महसूस किया। उसके हाथ में पकड़ी बोतल कांपने लगी थी। अगले ही पल उन्हें कारण समझ आ गया। पास ही एक विशालकाय टायरेनोसोरस रेक्स मौजूद था। उसे शायद उनके खाने और आग की गंध ने आकर्षित कर लिया था। इतने बड़े शिकारी को देखकर सबके होश उड़ गए। डोरेमोन ने सभी को अपने पीछे रहने के लिए कहा और समझाया कि आग की लपटें अक्सर जंगली जानवरों को डराती हैं। फिर सभी लोग आग के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगे ताकि टायरेनोसोरस उनसे दूरी बनाए रखे। हैरानी की बात यह थी कि यह तरकीब सचमुच काम कर गई। कुछ देर बाद विशाल शिकारी वहां से चला गया, लेकिन इस डरावने अनुभव के बाद किसी का भी वहां रुकने का मन नहीं था। सभी तुरंत टाइम मशीन में बैठकर घर लौटना चाहते थे। तभी डोरेमोन ने आखिरकार सच बता दिया। टाइम मशीन खराब हो चुकी थी। यह सुनते ही जियान और सुनेओ घबरा गए, लेकिन डोरेमोन ने समझाया कि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। टाइम मशीन का समय में यात्रा करने वाला हिस्सा अभी भी काम कर रहा था। समस्या सिर्फ उसकी स्थान निर्धारित करने वाली प्रणाली में थी। अगर वे किसी तरह नोबिता के कमरे की सही स्थिति तक पहुंच जाएं, तो वापस घर लौट सकते हैं। नोबिता ने सुझाव दिया कि वे एनीवेयर डोर और टेक कॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियान ने हमेशा की तरह उसकी योजना का मजाक उड़ाया, लेकिन सुनियो ने बैटरी की समस्या पर एक दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि अगर टेक कॉप्टर को लगातार इस्तेमाल न करके बीच बीच में आराम दिया जाए तो उसकी बैटरी ज्यादा समय तक चल सकती है। डोरेमोन को यह विचार पसंद आया। उसने हिसाब लगाकर बताया कि अगर वे रोज लगभग 4 घंटे उड़े और बाकी समय बैटरी को आराम दें, तो शायद वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब शिजुका ने पूछा कि रात को वे कहाँ रुकेंगे, तो डोरेमोन ने बताया कि उस समय की अधिकांश भूमि आपस में जुड़ी हुई थी। अगर वे लगातार उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहें, तो आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इस तरह उनकी लंबी और खतरनाक यात्रा की शुरुआत हुई। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्हें करोड़ों साल पुराने संसार को पार करके घर लौटना था। इसके बाद नोबिता और उसके दोस्त अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते भर वे कभी उड़ते, कभी पैदल चलते और कभी प्रागैतिहासिक दुनिया के अद्भुत नजारों का आनंद लेते। चारों ओर प्रकृति का अनोखा सौंदर्य फैला हुआ था। हर तरफ विशाल पेड़ पौधे, अनजान जीव जंतु और करोड़ों साल पुरानी दुनिया के अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। रास्ते में मिलने वाले फलों और अन्य संसाधनों से उनका गुजारा आसानी से हो जाता था। रात को वे डोरेमोन के पोर्टेबल कैंपिंग कैप्सूल में आराम करते। यह छोटा सा कैप्सूल बाहर से भले ही छोटा दिखता था, लेकिन अंदर से आरामदायक घर जैसा था। यहाँ तक कि उसमें गर्म पानी से नहाने की सुविधा भी थी। दिन बीते गए और उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही। टेक कॉप्टर की बैटरी बचाने के लिए अब उन्हें पहले से ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा था। लगातार सफर की वजह से सभी के पैर जवाब देने लगे थे। तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने देखा कि पास से वेलोसिरैप्टरों का एक झुंड गुजर रहा है। डोरेमोन ने तुरंत अपना गैजेट निकाला और तामिंग बिस्किट उनकी ओर फेंका। बिस्किट खाते ही कुछ वेलोसिरैप्टर शांत हो गए। अब वे सभी उनके ऊपर सवारी करके तेजी से आगे बढ़ सकते थे। इससे उनकी यात्रा काफी आसान हो गई। कुछ समय बाद वे एक विशाल ज्वालामुखीय झील के पास पहुँचे। जगह समतल थी और कैंप लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रही थी। उसी दौरान उन्होंने कुछ विशाल ब्रेकियोसॉरस को पानी पीते हुए भी देखा। ये विशालकाय डायनासोर देखने में डरावने लगते थे, लेकिन वास्तव में बहुत शांत स्वभाव के शाकाहारी जीव थे। डोरेमोन ने सभी को सिर्फ एक बात की चेतावनी दी, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बस इनके पैरों के नीचे मत आ जाना। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उन सभी ब्रेकियोसॉरस का ध्यान एक दिशा में चला गया। अगले ही पल वहाँ एक भयानक दहाड़ गूंजी। वह एक टायरेनोसोरस रेक्स था। उसकी आवाज सुनते ही सभी लोग तुरंत पास की
की चट्टानों के पीछे छिप गए। फिर उनकी आंखों के सामने एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। टायरेनोसोरस ने झुंड पर हमला कर दिया था। हालांकि ब्रेकियोसोरस एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन शिकारी का अनुभव और ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। भयंकर संघर्ष के दौरान झील का पानी उछलकर चारों तरफ फैल गया। इसी अफरा तफरी में शिजुका का संतुलन बिगड़ गया। वो एक छोटे ब्रेकियोसोरस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी वजह से टायरेनोसोरस की नजर उस पर पड़ गई। अब वह सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। इतने छोटे और कमजोर लक्ष्य का शिकार करना उसके लिए आसान था। शिजुका खतरे में थी। यह देखकर नोबिता, जियान और सुनेओ बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। दूसरी ओर डोरेमोन को अचानक अपना एक गैजेट याद आया। वह जल्दी से तामिंग बिस्किट निकाल लाया। काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने किसी तरह टायरेनोसोरस को वह बिस्किट खिला दिया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसकी आंखों का उग्र भाव बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह शांत हो गया। इस तरह एक और बड़ी मुसीबत टल गई। दिलचस्प बात यह थी कि अब वही टायरेनोसोरस उनकी मदद भी करने लगा। उसकी सहायता से उन्होंने अपनी यात्रा का एक लंबा हिस्सा जल्दी पार कर लिया। लेकिन अगली सुबह एक नई परेशानी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे एक संकरी घाटी में पहुंचे, लगातार इस्तेमाल की वजह से टेककॉप्टर जवाब देने लगे। उनकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। स्थिति और भी खराब तब हो गई जब उन्होंने देखा कि घाटी के ऊपर लगातार विशाल परछाइयां मंडरा रही हैं। चारों ओर टूटे हुए अंडे और हड्डियां बिखरी हुई थी। डोरेमोन ने तुरंत समझ लिया कि वे टेरानोडॉन और दूसरे उड़ने वाले प्टेरोसौरों के घोंसले वाले क्षेत्र में आ पहुंचे हैं। उसने सबको जितनी तेजी से हो सके भागने के लिए कहा, लेकिन टेककॉप्टर अब ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एक एक करके सभी नीचे गिरने लगे। सौभाग्य से नोबिता ने समय रहते जियान को पकड़ लिया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। डोरेमोन फिर से तामिंग बिस्किट इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन भाग दौड़ में उसका पूरा पैकेट पत्थरों से टकराकर गिर गया। अब वे पूरी तरह असहाय थे। तभी अचानक आसमान से कई शक्तिशाली गोलियां चलने लगी। कुछ ही सेकंड में उड़ने वाले शिकारी तितर बितर हो गए। सबने ऊपर देखा। उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी आदमी था जो पहले पीसुके को खरीदना चाहता था। उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ पीसुके में है। उसका कहना था कि उसने कभी किसी डायनासोर को इंसानों से इतना प्यार करते नहीं देखा, लेकिन नोबिता को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि इस आदमी के इरादे अच्छे नहीं हैं और वास्तव में आगे चलकर यह शख्स सही साबित होने वाला था। रहस्यमयी आदमी के जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद नोबिता और उसके दोस्तों को पता चला कि वह आदमी वास्तव में एक खतरनाक कलेक्टर था जो दुर्लभ जीवों को पकड़कर अपने निजी संग्रह में रखता था। उसके साथ एक शिकारी भी था जो उसके लिए काम करता था। उन दोनों का असली लक्ष्य पीसुके को पकड़ना था। जल्द ही नोबिता और उसके दोस्त उनके गुप्त अड्डे तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही वे एक बड़े जाल में फंस गए। स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। उसी दौरान एक विशाल टायरेनोसोरस भी वहां पहुंच गया, लेकिन वह वही टायरेनोसोरस था जिसे पहले डोरेमोन के तामिंग बिस्किट खिलाए गए थे। हालांकि अब वह एक लोहे के पिंजरे में कैद था और बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच शिजुका फिसलकर एक खतरनाक जगह पर जा गिरी। उसे बचाने के लिए नोबिता जोर जोर से चिल्लाने लगा। टायरेनोसोरस ने उसकी आवाज सुनी और उनकी तरफ देखने लगा। उसे रोकने के लिए नोबिता और डोरेमोन ने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। हैरानी की बात यह थी कि टायरेनोसोरस सचमुच उनकी हरकतों को देखने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी दोस्तों ने अलग अलग दिशाओं में भागकर समय हासिल कर लिया। उधर पीसुके भी किसी तरह उस अड्डे के अंदर पहुंच चुका था। अब टायरेनोसोरस के सामने कई लक्ष्य थे, लेकिन उसकी नजर आखिरकार पीसुके पर टिक गई। कलेक्टर यह सब देखकर बेहद उत्साहित था। अब उसे पीसुके की उतनी परवाह नहीं थी। वह तो बस इस पूरे नजारे का अंत देखना चाहता था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। टायरेनोसोरस ने पीसुके पर हमला नहीं किया। वो उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। पीसुके डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अगले ही पल टायरेनोसोरस की आंखों का भाव बदल गया। उसकी आंखें शांत हो गईं। तभी सभी को एहसास हुआ कि यह वही टायरेनोसोरस था जिसने पहले तामिंग बिस्किट खाया था। यानी इस बार पीसुके ने अनजाने में सबकी जान बचा ली थी। इसी दौरान टाइम पेट्रोल को भी इस गुप्त अड्डे की जानकारी मिल गई। स्थिति बिगड़ती देखकर कलेक्टर और उसका शिकारी साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन डोरेमोन उन्हें इतनी आसानी से बच निकलने नहीं देना चाहता था। उधर टायरेनोसोरस ने अपनी अपार ताकत से लोहे की संरचनाएं तोड़नी शुरू कर दी। शिकारी टाइम पेट्रोल के उपकरणों से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि कलेक्टर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरी कोशिश में उसने अपने कब्जे में मौजूद सभी डायनासोरों को आजाद कर दिया ताकि वे टाइम पेट्रोल को रोक सके, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया। कुछ ही देर में उसके सारे साथी पकड़ लिए गए। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर फट गया। विस्फोट इतना बड़ा था कि पूरा अड्डा हिल उठा। दीवारें टूटने लगी और चारों तरफ से समुद्र का पानी अंदर घुसने लगा। पूरा बेस धीरे धीरे डूब रहा था। टायरेनोसोरस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रास्ता बनाया और नोबिता तथा उसके दोस्तों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। डोरेमोन ने बताया कि टाइम पेट्रोल के विशेष ट्रांसपोर्ट बॉल्स लोगों को बाहर भेज सकते हैं। फिर भी शिकारी आखिरी बार संघर्ष कर रहा था। वह चाहता था कि नोबिता और उसके दोस्त हमेशा के लिए इसी डूबते हुए अड्डे में फंस जाएं, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि ऊपर की चट्टानें बेहद कमजोर हो चुकी थीं। कुछ ही पलों बाद पूरा ढांचा टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब
पूरा क्षेत्र पानी में डूबने वाला था। डोरेमोन ने सभी को अपने 4 डायमेंशनल पॉकेट के अंदर जाने को कहा। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ पीसुके था। पीसुके ने सभी को निराश नहीं किया। वह तेजी से पानी के बीच रास्ता खोजने लगा। अंधेरे और जटिल सुरंगों के बीच वह लगातार आगे बढ़ता रहा। एक जगह विशाल 4 डायमेंशनल पॉकेट लोहे की सलाखों में फंस गया। तभी नोबिता बाहर निकला और पूरी ताकत लगाकर सलाखों से पॉकेट को छुड़ाने लगा। आखिरकार वे आगे बढ़ने में सफल रहे। कुछ देर बाद उन्हें ऊपर से रोशनी दिखाई दी। पीसुके उसी दिशा में तैरता हुआ बढ़ा और अंततः सभी को सुरक्षित बाहर ले आया। जैसे ही वे सतह पर पहुंचे, सबने खुशी से जोरदार आवाज में पीसुके की तारीफ की। उसने एक बार फिर सभी की जान बचा ली थी। कुछ समय बाद टाइम पेट्रोल वहां पहुंची और पूरे मामले को संभाल लिया। कलेक्टर, शिकारी और उनके सभी साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अब नोबिता और उसके दोस्तों की यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि घर लौटने से पहले आखिरी बार पीसुके के साथ कुछ समय बिताएंगे। वे शांत समुद्र के ऊपर यात्रा करते रहे। अब पीसुके इतना बड़ा हो चुका था कि वह सभी दोस्तों को अपनी पीठ पर बैठाकर आसानी से तैर सकता था। थोड़ी देर बाद टाइम पेट्रोल के अधिकारी भी उनके पास पहुंचे। उन्होंने नोबिता और उसके दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें सम्मान दिया। फिर उन्होंने दूर चमकती हुई एक जगह की ओर इशारा किया। वह स्थान सीधे नोबिता के कमरे की दराज से जुड़ा हुआ था। आखिरकार उनकी लंबी और कठिन यात्रा का अंत सामने था। लेकिन घर पहुंचने की खुशी के साथ साथ एक और भावना भी उनके दिल में थी, फिर से बिछड़ने का दुख। इस बार पीसुके अकेला नहीं रहने वाला था। वह अपने असली समय और अपने जैसे जीवों के बीच रहने वाला था। नोबिता ने उसके विशाल शरीर को प्यार से छुआ। उस ठंडे स्पर्श ने उसकी आंखें नम कर दी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। आखिरकार उसने चुपचाप मुड़कर टाइम मशीन की ओर कदम बढ़ा दिए। पीसुके ने उसके पीछे जाने की कोशिश की। वह अपने दोस्त को रोकना चाहता था, लेकिन यह विदाई तय थी। नोबिता पूरी ताकत से टाइम मशीन पर चढ़ गया। डोरेमोन ने इंजन चालू कर दिया। टाइम मशीन धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन अंतिम क्षण में नोबिता ने पीछे मुड़कर देखा। पीसुके अब भी उसे देख रहा था। दोनों की आंखों में विदाई का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नोबिता ने अपने सबसे प्रिय दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहा और फिर टाइम मशीन समय की धारा में विलीन हो गई। भले ही नोबिता और पीसुके 2 अलग अलग दुनियाओं के थे, लेकिन उनकी दोस्ती की यादें हमेशा उनके दिलों में जीवित रहने वाली थी। यही इस खूबसूरत और भावुक कहानी का अंत था।